हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एंजाइम्स का जो पिछले दो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, आज उसका पार्ट 3 पढ़ा रही हूँ। आज एंजाइम्स का हम एंजाइम्स इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि चूँकि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं और बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, तो उन्हें एंजाइम्स इनहिबिटर्स कहते हैं। तो वो इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊँगी। तो एंजाइम्स इनहिबिटर्स में आपका है, हम लोग ये देख रहे हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और अन्य यौगिकों के साथ पारस्परिक क्रिया के लिए इनमें अनेक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहते हैं। सामान्य सबस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य पदार्थ के साथ एंजाइम मॉलिक्यूल में कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे एंजाइम्स की उत्प्रेरक क्षमता प्रभावित होती है और उन पदार्थों के कारण एंजाइम्स की कैटेलिटिक एक्टिविटी का लॉस हो जाता है। तो इन पदार्थों को एंजाइम्स इनहिबिटर कहते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं और अन्य कंपाउंड के साथ जो भी वो इंटरेक्शन करते हैं या उनके रिएक्शन होते हैं उसके लिए अनेक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंस होते हैं। और सामान्य सबस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य पदार्थ के साथ यदि एंजाइम्स की पारस्परिक क्रिया जो होती है उससे एंजाइम्स के अणु में क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी का लॉस हो जाता है। और ये इन्हीं पदार्थों को जिनसे कि एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट होती है उन्हें हम इनहिबिटर कहते हैं और इस प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं। तो एंजाइम्स इनहिबिटर सामान्यतः जो होते हैं वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनके द्वारा होने वाली एंजाइम्स इनहिबिशन प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन प्रोसेस, इरिवर्सिबल एंजाइम्स इनहिबिशन प्रोसेस एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन प्रोसेस। तो पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिवर्सिबल एंजाइम्स इनहिबिशन प्रोसेस। इस प्रकार का जो इनहिबिशन होता है, जैसा कि हम नाम ही बोल रहे हैं रिवर्सिबल, मतलब इसमें क्या होता है कि जब इनहिबिटर जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वो एंजाइम से नॉन कोवेलेंटली जुड़े रहते हैं और यदि इन इनहिबिटर्स को एंजाइम से हटा लिया जाए तो वह एंजाइम्स वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं और इस प्रकार के इनहिबिशन को रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी इनहिबिटर्स पदार्थ एंजाइम से जुड़ता है लेकिन वो इतना मजबूती से नहीं जुड़ा रहता है, उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, तो एंजाइम वापस अपनी पहले जैसा फंक्शन करने लगता है। तो इसलिए ये जो इनहिबिशन होता है रिवर्सिबल कहलाता है। रिवर्सिबल एंजाइम्स इनहिबिशन प्रोसेस भी आपकी 3 प्रकार की होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करेंगे, जिसको हम स्पर्धा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के इनहिबिट प्रोसेस में क्या होता है कि जो इनहिबिटर का जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ सिमिलरिटीज़ रखता है, मतलब देखने में ये हूबहू नेचुरल सबस्ट्रेट के समान लगते हैं, तो इन्हें हम सबस्ट्रेट एनालॉग भी बोलते हैं। और जब इनहिबिटर्स जो होते हैं एंजाइम्स कैटालिटिक रिएक्शन में मौजूद होते हैं तो ये क्या करते हैं कि चूंकि ये सबस्ट्रेट से मिलते जुलते रहते हैं तो एंजाइम्स की एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं और जिसके वजह से क्या होता है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं और सबस्ट्रेट की जगह ये बाइंड हो जाते हैं, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे एंजाइम्स की एक्टिविटी का लॉस हो जाता है और इसके कारण प्रोडक्ट का निर्माण भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के इनहिबिशन में क्या होता है कि Km वैल्यू का मान तो बढ़ता है लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी अनचेंज रहती है। क्यों? क्योंकि जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का जो रूप होता है वो लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो वो एक्टिव साइट से तो बाइंड होंगे तो Km वैल्यू तो इंक्रीज होगी लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी तो आपकी वैसे ही रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर ये रिएक्शन देख रहे हो, E+S+ESO P+E इसका कॉमन एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन का इक्वेशन होता है और यहाँ पर आप देख रहे हो फ्री एंजाइम से जो होते हैं इनहिबिटर बाइंड होते हैं और ये बना लेते हैं EI और एंजाइम्स इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिससे कि प्रोडक्ट जो होता है वो नहीं बन पाता है, तो इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव कहते हैं। इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो होता है एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो इसका मेन एग्जाम्पल है मेलोनिक एसिड द्वारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स का इनहिबिशन होना। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स जो होता है वो सक्सिनिक एसिड्स को फ्यूमेरिक एसिड्स में परिवर्तित करता है।
यदि इसमें मेलोनिक एसिड्स को मिला दिया जाए तो अभिक्रिया की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि मेलोनिक एसिड जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हूबहू सक्सिनिक एसिड से क्या करता है, बहुत अत्यधिक समानता दर्शाता है। और एंजाइम्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये एंजाइम्स के एक्टिव साइट से जुड़ जाता है। मेलोनिक एसिड जो होते हैं वो एंजाइम अणु का सक्सिनिक अम्ल के साथ जो होता है संयोजन को रोकता है, मतलब आपस में जुड़ने को रोकता है। तो कॉम्पिटिटिव संदमन को क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाकर दूर किया जा सकता है। तो जो भी इस प्रकार का इनिबिशन है, यदि हम नेचुरल जो सबस्ट्रेट है यदि हम उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो इस प्रकार के इनिबिशन को रोका जा सकता है। और इस तो ये जो प्रोसेस है कि इसमें जो एंजाइम्स है वो सक्सिनिक एसिड से जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनस एंजाइम्स है, ये सक्सिनिक एसिड्स जो होता है इसके लिए सबस्ट्रेट होता है, और ये सक्सिनिक एसिड्स एंजाइम्स के एक्टिव साइट से बाउंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये आगे चलकर सक्सिनिक एसिड्स फ्यूमरिक एसिड्स में बदल जाता है। और ये नेचुरल आपकी रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन यदि उसमें मेलोनिक एसिड्स मिला होता है तो मेलोनिक एसिड्स होते हैं इनिबिटर का काम करते हैं, और ये लगभग सक्सिनिक एसिड से मिलते जुलते हैं, तो ये एंजाइम्स के एक्टिव साइट से जुड़ते हैं। तो एंजाइम्स इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे कि एंजाइम्स का जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है और आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, तो ये जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की जो प्रोसेस होती है ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन प्रोसेस का यूज़ जो होता है बैक्टीरिया द्वारा होने वाले डिजीज़ के कंट्रोल के लिए किया जाता है, और इसका यूज़ एज ए कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो सल्फर ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकते हैं। तो ये सल्फर ड्रग जब दिया जाता है किसी भी बैक्टीरियल डिजीज़ से, जो आपके पेशेंट होते हैं जो इनको बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये सल्फर ड्रग जाकर क्या करते हैं, बैक्टीरिया के जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस वाला जो एंजाइम्स होगा उससे जाकर ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की प्रोसेस करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि फॉलिक एसिड का सिंथेसिस रुक जाता है, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ होती है और बीमारी से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये फ़ायदेमंद भी होता है। दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का क्या मतलब था कि एंजाइम्स के एक्टिव साइट से इनिबिटर्स और सबस्ट्रेट्स दोनों को जुड़ने के लिए कंपटीशन हो रहा था। अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि इसमें जो इनिबिटर्स होते हैं वो एंजाइम्स के फ्री एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होते हैं, वो जाकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं, और उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आगे चलकर रुक जाता है, क्योंकि एंजाइम्स की एक्टिविटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है कि एंजाइम्स के एक्टिव साइट से बाउंड होने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, बल्कि वो जाकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जैसे कि आप ये फार्मूले में दे सकते हो E+S+ES मतलब इनिबिटर जुड़ जाते हैं, बाउंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ये अनकॉम्पिटिटिव था, अनकॉम्पिटिटिव मतलब इसका साइट कोई था ही नहीं कॉम्पिटिशन के लिए, इसलिए अनकॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि इस प्रकार के इनिबिशन प्रोसेस में इनिबिटर ना तो सबस्ट्रेट के साथ कोई रिजेम्बलेंस रखते हैं और ना ही एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन रखते हैं, बल्कि इस प्रोसेस में इनिबिटर एंजाइम्स की अदर साइड से जुड़ जाते हैं, जिससे कि एंजाइम्स की उत्प्रेरक क्षमता का लॉस हो जाता है और प्रोडक्ट का निर्माण रुक जाता है। इस प्रोसेस में Km का मान अनचेंज रहता है, किंतु वेलोसिटी ऑफ जो होती है, रेट होती है, वो कम हो जाती है, घट जाती है। जैसे कि E+S, तो इसमें जुड़ता तो वो एंजाइम्स से ही है इनिबिटर, लेकिन एंजाइम्स के एक्टिव साइड से बाउंड नहीं होता है, एंजाइम्स के अदर साइड से जाकर बाउंड हो जाता है, तो इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल है साइनाइड, आयोडो एसिटामाइड, मरकरी, सिल्वर और डाई आइसोप्रोपाइल, ये सब जो होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं। साइनाइड जो होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक एंजाइम्स जो होते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को इनिबिट कर देते हैं, जिससे ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी जाती है। तो इसीलिए जो आपने देखा होगा कि साइनाइड जो है वो जब लेते हैं तो पेशेंट की तुरंत डेथ हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक्टिव साइड से एंजाइम्स अदर साइड से, तो ये एक्टिव साइड से ना बाउंड होकर अदर साइड से सबस्ट्रेट जो होता है बाउंड हो जाता है और नो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया आपका अभी तक हमने जो पढ़े वो रिवर्सिबल
कॉम्पिटिशन इनहिबिशन प्रोसेस के तीनों टाइप्स थे, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। इरिवर्सिबल इनहिबिशन प्रोसेस का मतलब है कि इस प्रकार के प्रोसेस में जब इनहिबिटर एंजाइम्स के साथ कोवैलेंटली बाउंड से जुड़ जाते हैं, अर्थात मजबूती से जुड़ जाते हैं, तो इन्हें हमें हटाना मुश्किल होता है। तो इस प्रकार का इनहिबिशन प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। और इस प्रोसेस में जो इनहिबिटर्स होते हैं वो सामान्यतः टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जैसे कि साइनाइड और मरकरी एक्सेट्रा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो इनहिबिशन प्रोसेस है एंजाइम्स टेक्नोलॉजी में वो है एलोस्टेरिक इनहिबिशन प्रोसेस, जिसको फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे एंजाइम्स कैटालिटिक रिएक्शन के रेगुलेशन की होती है। एंजाइम्स द्वारा जितनी भी उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हैं, जब वो स्टार्ट होती हैं तो कहीं ना कहीं पर वो बंद भी होंगी, तो उनको बंद करने के लिए जो सिस्टम काम करता है वो एक प्रकार का इनहिबिशन प्रोसेस कहलाता है, जिसको हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अनेक कंडीशन में जब अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद का संचयन स्वयं के उत्पादन को इनहिबिट करता है। कहने का मतलब है कि जो भी एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं उनमें जो भी एंड प्रोडक्ट बनता है उसका कलेक्शन ही उसका खुद का कलेक्शन ही एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकता है। तो इस प्रकार के इनहिबिशन को एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं। और इस प्रकार का इनहिबिशन लिविंग सिस्टम के अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये कोई कैटालिटिक एंजाइम्स कैटालिटिक रिएक्शन है, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से पी, और मतलब ये इंटरमीडिएट बीच में प्रोडक्ट बन रहा है, लास्ट में पी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ए से बी में प्रोडक्ट चेंज होने में E1 एंजाइम्स एक्टिव है, फिर E2, फिर E3, E4। तो जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, जब जितना सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए होता है उतना तो बन जाता है, फिर एक्सेस जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है वही जाकर क्या करती है, आप देख रहे हो ऊपर से ये एरो गया है, तो प्रोडक्ट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, ये खुद जाकर E1 पहले एंजाइम्स के साथ जाकर बाउंड हो जाएगी, जिससे कि एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होती है, रुक जाती है और आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर E1, E2, E3 जो होते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, A सबस्ट्रेट होता है और B C D जो होते हैं वो इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट होते हैं, और लास्ट में P जो होता है एंड प्रोडक्ट होता है। तो एंड प्रोडक्ट का जो संचयन होता है, जो इकट्ठा वो हो जाते हैं, तो वो एंजाइम C1 की एक्टिविटी को प्रभावित करता है, जो कि A को B में परिवर्तित करता है। यह अत्यंत ही क्या होती है, यूजफुल प्रोसेस होती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। ग्लाइकोलिसिस साइकिल में ग्लूकोज 6 फास्फेट का जो संचयन होता है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिससे जैसे कि ग्लूकोज प्लस ATP से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। तो यही जो होता है, जब ये ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स को जाकर उसके अदर साइड से जुड़ जाता है एक्टिव साइट्स के अलावा, तो उसकी एंजाइम्स की एक्टिविटी को लॉस हो जाता है। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स की परिकल्पना को सबसे पहले मोनार्ड, वाइमैन एंड चेंजियस नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था, और इन्होंने बताया था कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स में 2 साइट्स होते हैं। तो इन्होंने जो है उसको डिस्क्राइब किया था, एलोस्टेरिक एंजाइम्स में 2 साइट्स होते हैं, और वो साइट्स होते हैं, मतलब एक एक्टिव साइट्स होता है, एक अदर साइट, तो अदर साइट से जाकर वो जो है आपका जुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका एंजाइम्स इनहिबिशन प्रोसेस। तो यहाँ पर एंजाइम्स के पूरे सारे आपके पॉइंट्स जो हैं जितने भी आपके सिलेबस में थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।